किसी गांव में राजू नाम का एक बहुत ही गरीब आदमी रहा करता था। राजू के पास अपना घर चलाने के लिए कोई भी पक्का काम नहीं था। उसे दिन भर में जो भी छोटा मोटा काम मिला करता था वो उसे ही करके हर दिन अपना पेट भरने का गुजारा किया करता था। ऐसे ही एक दिन राजू को कोई काम नहीं मिलता और वो खाली हाथ ही अपने घर पहुंचता है, जहां उसकी पत्नी सीमा और बेटी मधु खाने के इंतजार में भूखी प्यासी बैठी होती हैं। और राजू को देखते ही सीमा बोलती है, जी आप आ गए, सुबह से आप ही का तो इंतजार कर रही थी। हाँ पिताजी, आप पैसे लेकर आए हैं ना? बहुत ज्यादा भूख लग रही है, कल से भरपेट खाना भी नहीं खाया था। मुझे माफ कर दो बेटा, लेकिन आज मुझे एक पैसे की भी कमाई नहीं हुई है। मैं खाली हाथ ही घर आया हूँ। मैंने जी आप क्यों रो रहे हैं? कोई बात नहीं, जैसे इतने दिन बिताए हैं वैसे ही आज का दिन भी बिता लेंगे। तुम तो दिन बिता लेती हो सीमा, लेकिन मुझे तो तकलीफ होती है ना कि मैं अपनी बीवी और बेटी को भरपेट खाना तक नहीं खिला सकता। कितना लाचार हूँ मैं अपनी गरीबी के चलते। आप दिल छोटा मत कीजिए पिताजी, देखना एक दिन ईश्वर हमारे भी सुनेंगे, हमारे भी अच्छे दिन जरूर आएंगे। पता नहीं वो दिन हमारे जीवन में कब आएगा बेटा। कहीं उस दिन के इंतजार में हमारा जीवन ही न खत्म हो जाए। राजू की आंखों में बेबसी और लाचारी के आंसू बहते रहते हैं। दिन गुजरते चले जाते हैं। राजू हर दिन काम की तलाश में घर से बाहर जाता है, लेकिन बेचारे को कोई भी पक्का काम नहीं मिल पाता और थक हार कर मजबूरी में बेचारे को हर दिन बस छोटे मोटे काम ही करने पड़ते। ऐसे ही एक दिन राजू के बचपन का एक दोस्त शामू राजू से मिलने के लिए उसके घर पर आता है और राजू के घर के हालातों को देखकर शाम उससे बोलता है, राजू भाई, तेरे घर के हालात तो बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। आखिर तू अपना गुजारा कैसे करता है भाई? क्या बताऊं भाई, कभी पेट भरकर तो कभी भूखे रहकर, ऐसे ही जीवन बीत जाता है। अच्छा राजू, तुझे याद है कि नहीं, तू बिरयानी बहुत अच्छी बनाता है। हाँ याद तो है, पर अब तो मेरे पास न बिरयानी बनाने के लिए चावल होते हैं और ना ही जरूरत का सामान होता है। कभी अपनी बीवी और बेटी को भी बनाकर कभी खिला नहीं पाया। अरे तो क्यों ना तेरे इस बिरयानी के स्वाद को लोगों के जुबान से उसके दिल में उतारा जाए। मैं कुछ समझा नहीं श्याम, तू क्या कहने की कोशिश कर रहा है? अरे यार, मैं ये कह रहा हूँ कि तू अपना एक छोटा सा बिरयानी का ठेला लगा ले। इससे तुझे एक पक्का काम भी मिल जाएगा और तेरे पास हर दिन पैसे भी आ जाया करेंगे। तो इस तरह हर रोज तुझे काम के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। भाई, यहाँ 2 वक्त की रोटी खाने को पैसे नहीं है और तू ठेला लगाने की बात कर रहा है। मेरे दोस्त, तुम चिंता मत कर, मैं तेरी मदद करूंगा। थोड़े से पैसे हैं मेरे पास, वो पैसे मैं तुझे दे दूंगा। तेरा ठेला लगाने के लिए इतनी मदद तो मैं कर ही सकता हूँ। पर भाई, एक न एक दिन तो मुझे तुझे भी पैसे वापस देने ही हैं। और अगर काम न चला तो मैं कहाँ से तुझे पैसे दूंगा? जितना मैं तुझे जानता हूँ ना, तेरे हाथ की बिरयानी सबको बहुत पसंद आएगी। तो मुझसे पैसे ले और अपना काम शुरू कर दे। मधु मेरी भी बेटी जैसी है, मैं उसे ऐसे नहीं देख सकता। कल को उसकी भी शादी करनी है भाई। ठीक है, जैसा तुम कहते हो मैं वैसा ही करूँगा। और तेरा ठेला लगाने के लिए जगह का प्रबंध मैं कर देता हूँ। गांव में ठेला मत लगाना। गांव के साथ जो शहर है ना, वहाँ बहुत सारे खाने के ठेले लगते हैं, वही लगाना तू अपना ठेला। ठीक है, तुम जगह का प्रबंध करो, मैं बाकी चीजों का प्रबंध करता हूँ। फिर ठीक है, कल सुबह मैं तेरे घर पैसे लेकर आऊंगा। अभी मैं चलता हूँ। इतना कहकर शाम वहाँ से चला जाता है। शाम के जाने के बाद राजू अपने परिवार वालों को शाम की कही हुई सारी बातें बताता है, जिसे सुनकर मधु और सीमा भी बिरयानी का ठेला लगाने के लिए राजू की हाँ में हाँ मिला देते हैं। अगली सुबह
शाम पैसे लेकर राजू के घर आता है और पैसे उसे देकर वहाँ से चला जाता है। राजू बिरयानी बनाने का सामान लेने के लिए पैसे लेकर शहर चला जाता है और वहाँ से सामान खरीदने लगता है। वहीं दूसरी तरफ शाम, जहाँ पर शहर में अन्य ठेले लगते हैं, वहाँ पर राजू का ठेला लगवाने के लिए बातचीत करना शुरू कर देता है। 2 दिन बाद शाम फिर से राजू के घर आता है और बोलता है, राजू भाई, मैंने तेरा ठेला लगाने की जगह एकदम पक्की कर दी है। तूने सामान खरीद लिया है ना बिरयानी बनाने के लिए? हाँ, मैंने सारी तैयारी कर ली है, बस ईश्वर सब कुछ ठीक रखे। जी, जब श्याम भाई साहब हमारी इतनी मदद कर रहे हैं तो फिर सब कुछ ठीक ही होगा। हाँ पिताजी, हमारा ये छोटा सा व्यापार अच्छे से चल जाएगा। मैं और माँ भगवान से प्रार्थना करेंगे। अरे चिंता मत कर राजू, इतने लोगों की दुआएं और सपोर्ट है तेरे पास, सब कुछ अच्छा होगा। ऐसे ही सबके समर्थन के साथ अगले दिन से ही राजू शहर में, जहाँ पर अन्य खान पान के ठेले लगते थे, वहीं पर अपना बिरयानी का ठेला लगाना शुरू कर देता है। अब क्योंकि राजू का नया नया काम था और वो पहली बार ऐसा कोई काम कर रहा था, इसलिए वो अपनी बिरयानी की प्लेट का दाम बहुत ही ज्यादा कम, मात्र 10 रुपए प्लेट रखता है। राजू की बिरयानी के ठेले के साथ ही एक मोमो वाला पप्पू और एक डोसे वाला झुमरू भी था। पप्पू और झुमरू राजू के नए नए ठेले को देखकर आपस में बात करते हुए बोलते हैं, अरे भाई, ये कौन सा नया आदमी आ गया है मार्केट में? 10 रुपए में बिरयानी की प्लेट दे रहा है। अरे 10 रुपए में फिर खाना भी। अरे 10 वाला ही होगा। बिरयानी के नाम पर सब्जी वाले उबले चावल दे रहा होगा। अरे बात तो ये भी सही है। खैर, हमें क्या लेना देना, हमारा धंधा तो जमा हुआ है भाई। अरे वही तो, 10 रुपए की बिरयानी वाला हमारा डोसा और मोमोज की क्या बराबरी करेगा? अरे ये तो 2 दिन में अपना झोला उठाकर भागेगा यहाँ से, कोई बिक्री नहीं होगी इसकी। अरे चलो, नया नया है, जाकर एक बार बात कर लेते हैं। काम चले ना चले, हमें क्या लेना देना है इससे। ऐसे ही झुमरू और पप्पू दोनों राजू के पास जाते हैं और उससे बात करते हुए बोलते हैं, और भाई, कैसा चल रहा है तुम्हारा काम? नया नया ठेला है, कोई आया कि नहीं? भाई आज तो शुरुआत की है, बस ठीक ठाक चल रहा है। अभी तो बस 4-5 लोग ही आए हैं। अरे इतना सस्ता देखकर तो लोग जल्दी आ जाते हैं, तब भी सिर्फ 4-5 लोग ही आए। वैसे एक बात बताओ, तो इतनी सस्ती बिरयानी बेच रहे हो तो भैया तुमको पड़ता पड़ रहा है। अब क्या करें भाई, घर चलाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, तो इसलिए छोटे से शुरुआत कर रहे हैं। आगे जाकर व्यापार अच्छा चलेगा तो इसे बढ़ा भी देंगे। चलो, अच्छी बात है, ईश्वर तुम पर अपनी कृपा करें। आप दोनों बिरयानी खाना चाहेंगे तो मैं आप दोनों को दूं? अरे नहीं नहीं नहीं, हमें नहीं खानी है भाई, तुम ग्राहकों को खिलाओ, वही बहुत है। हाँ भाई, वैसे भी अपने अपने ठेलों पर बहुत काम है, हम वहाँ जाते हैं, तुम अपना ठेला संभालो। इतना कहकर पप्पू और झुमरू अपने अपने ठेले पर चले जाते हैं और काम करने लगते हैं। शुरुआत के पहले दिनों में राजू के ठेले पर बस 2-4 लोग ही आते हैं, लेकिन जैसे जैसे लोगों को बहुत ही कम पैसे में बिरयानी का अच्छा स्वाद मिलने लगता है, तो धीरे धीरे राजू के ठेले पर बिरयानी खाने वाले ग्राहकों का मेला लगने लग जाता है। दिन गुजरते चले जाते हैं और अब डोसा और मोमोज खाने वाले पप्पू और झुमरू के ग्राहक भी धीरे धीरे राजू की बिरयानी की तरफ आकर्षित हो जाते हैं और वहीं से बिरयानी खाना शुरू कर देते हैं। ये सब होता देखकर पप्पू और झुमरू को अब राजू से जलन होने लगती है और ऐसे ही एक दिन दोनों आपस में बातें करते हुए बोलते हैं, भाई 10 की बिरयानी वाला तो कुछ ज्यादा ही उड़ रहा है, हमारे ग्राहकों को भी अपने ठेले पर लेकर जा रहा है। हम ऐसा होते हुए नहीं देख सकते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा भाई तो ये 10 वाला हम 50 वालों पर भारी पड़ जाएगा। एक काम करते हैं, इसका ठेला ही बंद करवा देते हैं। पर इसका ठेला बंद कैसे करवाएंगे? अरे हमारा कौन सा सरकारी डिपार्टमेंट है यहाँ पर? अरे डिपार्टमेंट नहीं है तो क्या हुआ, इसका ठेला ही उठवा देते हैं। लेकिन करेंगे कैसे, ये भी तो बात है ना। अरे आजकल रिश्वत देकर सब हो जाता है। म्युनिसिपालिटी वालों का एक जानकार बंदा है मेरे पास, उससे बात करते हैं और इसके ठेले को उठवाते हैं यहाँ से। अरे तो जल्दी बात करो भाई, इसके पहले कि ये हमारा ठेला बंद करवा दे और हमें अपना मोमोज और डोसा लेकर कहीं और ना भागना पड़े। चिंता मत कर, कल ही देख मैं क्या करता हूँ।
ऐसे ही अगले दिन पप्पू और झुमरू मिलकर पप्पू के जानकार मुंशी पार्टी वाले रघु के पास जाते हैं और उसे सारी बात समझाकर एक मोटी रकम रिश्वत की दे देते हैं। अगले दिन रघु अपने मुंशी पार्टी वाले बाकी सभी लोगों के साथ आता है और रघु के ठेले पर अपना डंडा खड़खड़ाते हुए बोलता है, 10 रुपए के बिरयानी वाले, ये ठेला बंद कर अपना। साहब, क्या हो गया साहब? ठेला क्यों बंद करना है? ग्राहकों की लाइन लगी हुई है बिरयानी लेने के लिए। देख, क्योंकि तेरा ठेला यहाँ पर और ज्यादा नहीं लग सकता, समझा तू? क्यों नहीं लग सकता साहब? मैं तो हर महीने जगह का किराया भी दे रहा हूँ और कागज भी बनवा रखे हैं। अरे सुनाई नहीं देता क्या? ये वर्दी मैंने शौक में पहनी हुई है क्या? जितना बोल रहा हूँ उतना कर। तो साहब, अभी बोहनी का टाइम है, एक बार ग्राहकों को बिरयानी खिला लेने दीजिए ना, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। जब सामने हम खड़े हैं तो तुझे अपने ग्राहकों की पड़ी है। रुक, अभी तुझे सीधा करता हूँ। इतना कहकर रघु बिरयानी का भरा हुआ पूरा बर्तन अपने आदमियों की मदद से पूरी सड़क पर फैला देता है, जिसके ऊपर से निकलने जाने वाली अपने हाथों की बनी हुई बिरयानी का इतना बड़ा नुकसान देखकर राजू को बहुत दुख होता है और वो रघु से हाथ जोड़ते हुए बोलता है, साहब, आपको क्या चाहिए? आप क्यों मेरा ठेला उठा रहे हैं? क्योंकि तेरा ठेला इल्लीगल लगा हुआ है। अगर लीगल लगाना है ना तो पूरे 50,000 लगेंगे। 50,000? इतने पैसे तो अभी नहीं है मेरे पास साहब। अरे पैसे नहीं है तो फिर ठेला भी नहीं है। अब ये ठेला उठाकर हम ले जाएंगे यहाँ से। जब तक रकम नहीं जमा होगी तब तक ठेला भी नहीं मिलेगा, समझे क्या? इस तरह रघु अपने बाकी सभी मुंशी पार्टी वाले सदस्यों के साथ मिलकर राजू के ठेले को वहाँ से जबरदस्ती उठाकर ले जाता है। हताश परेशान राजू अपने घर पर पहुँचता है और अपनी पत्नी और बेटी को सारी बात बताता है, जिसके बाद राजू फोन करके शाम को घर बुलाता है और सारी बात जानने के बाद शाम बोलता है, अरे चिंता मत कर राजू, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना तेरे साथ, तेरी मदद करने के लिए। इतनी मुश्किल से तो काम चला था श्याम, अब क्या होगा, कैसे होगा? इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आएंगे हम? ये लीजिए, ये आखिरी निशानी है मेरे पास मेरी माँ की, आप इसे बेच दीजिए। ये तुम क्या बोल रही हो? मैं इन्हें तुमसे कैसे ले सकता हूँ? रख लीजिए ना, अभी हमारे लिए हमारा ठेला ज्यादा जरूरी है। आप कैसे भी करके उन साहब को पैसे दे दो और ठेला वापस ले आओ। आंसू भरी आंखों से राजू सीमा के हाथों से वो सोने की बालियां ले लेता है और शाम के साथ जाकर उसे एक सुनार के यहाँ बेचकर पूरे 50,000 ले आता है और उन पैसों को लेकर दोनों लोग जल्दी जल्दी रघु के पास पहुँचते हैं। रघु रकम देखकर हैरान हो जाता है और अब उसे मजबूरन राजू को उसका बिरयानी का ठेला वापस देना पड़ता है। अगले दिन सुबह सुबह झुमरू और पप्पू आपस में बड़ी ही खुशी से बातचीत कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें यही लग रहा था कि अब तो राजू और उसका ठेला हमेशा के लिए उनका पीछा छोड़ चुके हैं। लेकिन तभी राजू हर सुबह की तरह अपना ठेला लेकर अपनी जगह पर पहुंचता है। दोनों ही राजू और उसके ठेले को देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी पप्पू बोलता है, अरे ये 10 रुपए की बिरयानी वाला फिर से आ गया। अरे इसके पास पैसे कहाँ से आ गए? कहीं उस रघु को इस राजू पर तरस तो नहीं आ गया? जरा उसे फोन करके सारी बात तो पता कर। पप्पू जल्दी से झुमरू के कहने पर रघु को फोन करता है और रघु उन दोनों को सारी जानकारी दे देता है और उसे सुनकर झुमरू बोलता है, लगता है बात ऐसे नहीं बनेगी। इस 10 रुपए की बिरयानी वाला का तो हमें कुछ और इंतजाम करना पड़ेगा, लेकिन हम एक के बाद एक ऐसा वार नहीं कर सकते, वरना लोगों को और इसे भी शक हो जाएगा कि ये सब कुछ हम कर रहे हैं। हमें थोड़े दिन का इंतजार करना होगा। सही कह रहा है तू, थोड़े दिन हमें इसे झेलना ही पड़ेगा, उसके बाद हम अपना अगला वार करेंगे। ऐसे ही झुमरू और पप्पू शांत होकर अपने अपने ठेले पर काम करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हर गुजरते दिन के साथ राजू की 10 रुपए की बिरयानी बहुत ज्यादा फेमस होने लगती है और अब झुमरू और पप्पू के ठेले पर मोमोज और डोसा खाने के लिए कोई भी नहीं आता, बल्कि हर कोई ठेले पर 10 रुपए की बिरयानी के लिए ही लाइन लगाकर खड़ा रहता है। अब पप्पू और झुमरू से राजू की और खुशी बर्दाश्त नहीं होती है और वो दोनों के दोनों ही अब राजू और उसके ठेले को खत्म करने की प्लानिंग बनाते हैं। एक दिन
जब रात को राजू अपने घर लौट रहा होता है तभी पप्पू और झुमरू मुंह ढककर चोरी से उसका पीछा करते हैं। झुमरू राजू के सर पर एक जोरदार डंडे से वार करता है और राजू बेहोश हो जाता है, जिसके बाद दोनों मिलकर राजू के ठेले को मिट्टी का तेल छिड़क कर उस पर आग लगा देते हैं और बोलते हैं, अब देखते हैं ये कहाँ से नया ठेला लेकर आता है और बिरयानी बेचता है। बहुत हवा में उड़ रहा था ना 10 रुपए की बिरयानी बेचकर। अरे सही बोल रहा है, हमारा धंधा बंद करवा दिया था, अब हमारा धंधा फिर से चलेगा और ये ऐसे ही सड़ता रहेगा। जब तक इसे होश आएगा तब तक इसका ठेला जलकर खाक हो चुका होगा। इतना कहकर झुमरू और पप्पू वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन उन दोनों की ये सारी बातें राजू सुन लेता है क्योंकि वो पूरे तरीके से बेहोश नहीं होता है, पर उसके अंदर अभी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उठकर उन दोनों को पकड़ सके। अपनी अधूरी सी खुली आंखों से राजू अपने सामने अपने ठेले को जलता हुआ देखता है और फिर पूरे तरीके से बेहोश हो जाता है। अपने पति को ढूंढते ढूंढते मधु अपनी बेटी के साथ उसी जगह पहुंच जाती है जहां राजू बेहोश पड़ा था। दोनों माँ बेटी जल्दी से राजू को अस्पताल ले जाती हैं, जहां डॉक्टर राजू के सिर पर पट्टी करते हैं और राजू को होश आता है। तभी सीमा बोलती है, ये सब क्या हो गया, किसने किया और हमारा ठेला किसने जलाया? हौसला रखो सीमा, मैं ठीक हूँ। मैं तुम्हें सब बताता हूँ कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। मुझे कुछ नहीं जानना, बस आज के बाद आप ठेला नहीं लगाएंगे। मुझे बस इतना पता है, इस ठेले के चक्कर में मैं आपको नहीं खो सकती हूँ। मैं गरीबी में जी लूंगी पर अपने सुहाग के बिना नहीं। हाँ पापा, कभी हमें इतने सारे पैसे भरने पड़ते हैं, कभी कोई आप पर ऐसे हमला कर देता है और अब तो हमारे पास ठेला भी नहीं रहा। हम करेंगे भी तो क्या करेंगे? जो कुछ भी हुआ है बेटा, वो सब बहुत गलत हुआ है और जिन्होंने गलत किया है उन्हें इस बात का हर्जाना भी तो भरना पड़ेगा। पर जी, पहले ही वो लोग आपको जान से मारने के लिए आप पर हमला कर चुके हैं, ठेला जला चुके हैं। अब क्यों आप उनके मुंह लगना चाहते हो? क्योंकि उन्होंने मेरी रोजी रोटी को जलाया है और मैं अपनी रोजी रोटी को किसी के हाथों बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। ऐसे ही अगले दिन राजू सीमा, मधु और श्याम के साथ उसी जगह जाता है जहां पर उसका ठेला जलाया गया था और वहां उसे सबूत के तौर पर झुमरू की घड़ी मिल जाती है। उस सबूत को लेकर राजू अपने पूरे परिवार के साथ थाने पहुंचता है और वहां जाकर मुंशी पार्टी से लेकर ठेला जलाने तक की सारी बातें इंस्पेक्टर को बता देता है, जिसे सुनने के बाद इंस्पेक्टर सबसे पहले रघु को थाने बुलाते हैं और उससे सारा सच उगलवाते हैं। उसके बाद राजू इंस्पेक्टर के साथ अपनी रोज की ठेला लगाने वाली जगह पर पहुंचता है और इंस्पेक्टर बोलते हैं, बहुत बदमाशी कर ली तुम दोनों ने, अब तुम दोनों जेल के अंदर चक्की पीसोगे। अरे पर हमने क्या किया है साहब, आप हमें किस बात के लिए डांट रहे हो? हाँ, हम तो यहाँ आराम से अपना काम कर रहे हैं और आप हमें खामखा धमका रहे हैं। ये गाड़ी तुम्हारी है ना? मुझे क्या पता किसकी है। झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। राजू हमें सब कुछ सच सच बता चुका है, तुमने क्या किया और कैसे किया। मैं तो आप लोगों को अपना साथी समझता था, सोचता था आप लोग मुझे मेरा व्यापार करने में मदद करेंगे, लेकिन आप तो मेरे और मेरे ठेले के, यहाँ तक कि मेरी जान के भी दुश्मन बन गए। ये बात मुझे नहीं पता थी और तुमने उस म्यूनिसिपैलिटी वाले रघु को रिश्वत देकर अच्छा नहीं किया। एक नहीं बल्कि तुम्हारे ऊपर कई केस लगाऊंगा अब तो। अरे हमें माफ कर दीजिए इंस्पेक्टर साहब, हम दोनों अपना अपना धंधा बंद होने के डर से तो थोड़ा घबरा गए थे, बस इसलिए हमने ये सब कुछ कर दिया। हाँ साहब, हमारी राजू से कोई दुश्मनी नहीं है, हम उससे माफी मांग लेते हैं, बस आप हमें थाने मत ले जाइए। राजू तो फिर भी तुम्हें माफ कर देगा, लेकिन रिश्वत देने का जो केस तुम्हारे ऊपर लगा है ना, उससे तो मैं तुम्हें ऐसे ही जाने नहीं दूंगा। हवलदार, गिरफ्तार करो इन दोनों को और उनके गले में से सारे पैसे निकाल कर राजू के हाथों में रखो और उसके नुकसान की भरपाई करो। अब इंस्पेक्टर पप्पू और झुमरू को हथकड़ी लगाकर उन्हें थाने ले जाते हैं और राजू को उसके नुकसान की भरपाई का पैसा मिल जाता है और राजू फिर से एक नया ठेला खरीदता है
और बिरयानी बेचने का काम शुरू करने लग जाता है। और पहले की तरह ही राजू के ठेले पर 10 रुपए की बिरयानी खाने के लिए लोगों की लाइन लगनी शुरू हो जाती है। अनेक मुसीबतों का सामना करने के बाद भी सफलता राजू के कदम चूमती है और राजू अपनी गरीबी के हालात को अपनी मेहनत के बलबूते पर सुधार लेता है।